everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. जम्मू कश्मीर सेट पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में लेकर आई हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये सवाल आपको एज इट इज अपकमिंग एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएंगी, जिससे कि बहुत ईजिली आप सभी करेक्ट आंसर्स को एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो वो हमारे साथ कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, पेपर 1 में आपको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। इसके साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जिसमें कि आप अपने टीचर से सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आपके नोट्स बनाने का समय बचेगा। और रिविजन में आपको हेल्प करने के लिए ये मॉक टेस्ट भी हम लेकर आए हैं, जो कि पेपर के लेवल के हिसाब से ही बनाए गए हैं। ये एक ऐसा कोर्स है स्टूडेंट, जो कि कम समय में पेपर 1 में 100 में से आपको 80 प्लस स्कोर करने में मदद करेगा। तो आप सभी को फ्री वीडियोस भी देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे तो देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज आपके सामने हैं। यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको यूनिट वाइज हम थियरी लेक्चर्स, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपको पेपर में रिविजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके स्टेट्स के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी आपको जरूर पढ़ने चाहिए, जो कि हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अपकमिंग एग्जामिनेशन का क्या लेवल हो सकता है और किस टॉपिक में से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो शिक्षण के स्तर हमसे पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शिक्षण के स्तर क्या होते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल 3 स्तर होते हैं शिक्षण में, जिनको कि हमारी मेंटल एबिलिटीज के हिसाब से डिवाइड किया होता है। जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा लेवल टीचिंग का कुछ और होता है, लर्निंग का कुछ और होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये लेवल्स भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ ऑप्शंस देखते हैं। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड हायर लेवल, नो। स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मेंटल एबिलिटीज की बात की है। आगे तीसरा ऑप्शन है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। मेमोरी लेवल होता है जहां पर हम किसी चीज को, जब हम छोटे होते हैं तो रट्टा मार कर याद रखते हैं। ठीक है, रोट लर्निंग जहां पर होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है जहां पर रोट लर्निंग में जो चीजें हमने पढ़ी थी उनकी हमें समझ आने लग जाती है। और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि प्रीवियस 2 लेवल्स में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अब रियल लाइफ सेटिंग में यूज करने का समय आ चुका है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Which of the following DTA channels are meant to support and reach who do not have access to the internet? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना था। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो आपको पता होना चाहिए कि डीटीएच चैनल्स कहाँ पर होते हैं। डीटीएच चैनल सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, दैट इज स्वयं प्रभा। सो आपको 1 सेकंड में इसका आंसर मिल सकता था। Which of the following is not a quadrant of स्वयं? तो स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें ई ट्यूटोरियल भी है। ई ट्यूटोरियल का मतलब है कि आप वीडियो कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पर ई कंटेंट में आता है। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स आपको ई ट्यूटोरियल में मिलते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी इसका एक क्वाड्रेंट है, लेकिन पॉडकास्ट नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉट पूछा गया था। अब देखिए, ये 4 क्वाड्रेंट्स के नाम है। वीडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स को ही ई ट्यूटोरियल बोला जाता है। रीडिंग मटेरियल, रीडिंग मटेरियल को ही ई कंटेंट बोला जाता है। डिस्कशन फोरम को यहाँ पर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम लिखा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट होना चाहिए था टेस्ट एंड क्विजेज, जिसमें आपने जो भी पढ़ा है उसके आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो, रिविजन अपनी कर सकते हो। ओके, सो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, जिसको नैक के नाम से जाना जाता है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। बिल्कुल सही है, नैक को 1994 में एस्टैब्लिश किया गया है। किसके द्वारा? यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी या फिर डीईसी? तो करेक्ट ऑप्शन है यूजीसी। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन।
ठीक है, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ही नैक को एस्टैब्लिश किया था। सिमिलर क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एआईसीटीई ने कौन सा एस्टैब्लिशमेंट किया था। सो देखिए, एआईसीटीई का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये भी इन्होंने एनबीए नाम के एक इनिशिएटिव को 1994 में एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following were the first three universities that were established during 1857? So students, ये जो भी questions है ना, आप ऐप में जाइए, ये ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में जाइए, आपको पता चलेगा कि ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है। ट्रिक्स के साथ मैंने चीजें याद दिलाई हैं, ठीक है, याद करवाई है, तो आप इनको रिवाइज जरूर कर सकते हो। 1857 की यूनिवर्सिटीज बहुत जरूरी है, हर बार पेपर में सवाल आता है। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? बॉम्बे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 1857 में एस्टैब्लिश हुई थी। एंड एक सवाल ये भी आता है कि इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में कौन-सा रूल फॉलो किया जाता था, तो वो भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है टीचिंग इज व्हाट प्रोसेस? टीचिंग एक कैसा प्रोसेस है? ट्राइपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर या फिर मल्टीपोलर? सो टीचिंग होता है ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर का मतलब है कि ये 3 चीजों पर, 3 पोल्स पर, 3 स्तंभ पर निर्भर होता है। ठीक है, ध्रुवीय होता है। अब 3 स्तंभ कौन-कौन से होते हैं? पहला स्तंभ है टीचर। ट्राइपोलर में पहला है टीचर, दूसरे है स्टूडेंट और तीसरा है सब्जेक्ट मैटर, कि जो हम पढ़ने वाले हैं। अब जैसे हम हैं, देखिए पेपर की तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो ट्राइपोलर में टीचर होना भी ज़रूरी है। आप लोग स्टूडेंट हो तभी मैं पढ़ा पा रही हूँ, है ना? और सब्जेक्ट मैटर, कि हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। दैट इज़ योर सब्जेक्ट मैटर, राइट? Which method of teaching develops spirit of inquiry in students? कौन सा टीचिंग का ऐसा मेथड होता है जो कि स्टूडेंट्स में पूछताछ करने की भावना को बढ़ाता है? अब पूछताछ करने की भावना का क्या मतलब है? अब क्लास में अगर टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स उनसे कैसे क्वेश्चन पूछें? ठीक है, स्टूडेंट कैसे एक्टिव हों कि मुझे समझ नहीं आया, मैं पूछना चाहता हूँ, तो मैं कैसे पूछूं? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कि जांच पड़ताल करना किसी चीज के बारे में, ज्यादा जानकारी लेने की विधि को कैसे एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स में डेवलप कर सकते हैं? प्रोजेक्ट मेथड से, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या फिर लैबोरेटरी मेथड? तो करेक्ट आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखिए, प्रोजेक्ट मेथड तो नहीं है, बच्चों को अगर प्रोजेक्ट दे देंगे वो चुपचाप अपने घर में प्रोजेक्ट करेंगे और हो गया। इससे क्या उनकी पूछताछ की भावना बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ह्यूरिस्टिक होता है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि भी बच्चों को लर्निंग में तो हेल्प करता है, लेकिन इंक्वायरी को नहीं बढ़ाता है। अब लैब में जो बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वो कहीं पर फंसे, टीचर से बातचीत कर सके, लेकिन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को ये नहीं बढ़ाता। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम दे दी गई है, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दे दी गई है और उनको बोला जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन ढूंढो, चाहे डिस्कस करो, चाहे रिसर्च करो, चाहे कुछ भी करो। तो इस वजह से बच्चों में पूछताछ की भावना विकसित होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर स्टूडेंट में होना। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको हर क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम के अलावा ये अदर स्टेट्स के एग्जामिनेशन में भी एज इट इज पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे से इनको समझते रहिएगा। कोई भी डाउट है तो भी पूछ लीजिए। अगर पसंद आ रहा है, चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, हर स्टेट के पीवाईक्यूज ऐसे ही लेकर आऊं, तो भी आप मुझे बताइए, तब मैं इस चीज को कंटिन्यू रखूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस? बहुत बार चीजें हमने पढ़ी है। रिसर्च जब करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें रिसर्च करना है? तो क्या होगा? सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? नो। सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर? नो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च? या फिर सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम? तो पहला होता है ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, कि हमें ढूंढना है कि रिसर्च हम किस बारे में करें। इसको हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चीजें वही होती हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो फिर आपको खुद पेपर में दिमाग लगाना है। राइट? नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? सो रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने आपको बताया है कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हाइपोथेसिस नाम का यानी कि परिकल्पना नाम का एक टॉपिक होता है। परिकल्पना को जांचा जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? तो मीडियन टेस्ट जो होता है वो नॉन पैरामीट्रिक होता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस जो होता है इसको सिंपली अनोवा टेस्ट भी बोलते हैं, ये हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। एनालिसिस ऑफ वेरियंस, सॉरी कोवेरियंस है ये, एनालिसिस ऑफ वेरियंस जो है इसको अनोवा बोलते हैं, ये हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट है। क्रिटिकल रेशियो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। सिर्फ मीडियन टेस्ट ऐसा है जो कि नॉन पैरामीट्रिक है। क्लास में ऑलरेडी मैंने एक लिस्ट आपको दी थी पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक की, उसी में से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया था। Which of the following sequence represent the most logical sequence of doing research? Easiest question. ठीक है, रिसर्च करने के लिए कौन सा सीक्वेंस जरूरी है? सबसे पहले प्रॉब्लम होनी चाहिए। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, पहला ये भी स्टेप पहला है, आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, सर्वे तो सबसे पहले नहीं करते हैं, रिसर्च के वेरिएबल्स को भी सबसे पहले डिफाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 या 2 में से ही कुछ होगा। ठीक है, एक हमने इस तरीके से एलिमिनेट कर दिया, कंफ्यूजन थोड़ा सा हमारा कम हो गया। आगे देखते हैं इसके बाद क्या किया जाता है। सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। पॉपुलेशन सैंपल सब कुछ हाइपोथेसिस के बाद होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और सबसे लास्ट में रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सो आप लोगों ने जो पहली बार भी देख रहे होंगे ना ये लेक्चर, जिन्होंने इंट्रोडक्टरी फ्री लेक्चर भी देखा है ऐप में, उनको भी ये चीजें पता होंगी कि हमने डिस्कस किया है। लेक्चर नंबर 1 जो था रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसमें हमने ये पढ़ा था। आगे है अ स्टडी ऑन द टॉपिक परसेप्शन of tribal people about formal education comes under which type of research? So इसमें बोला है ट्राइबल लोगों का, ठीक है, जो जनजातीय लोग होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन के लिए उनकी क्या सोच है, उनकी क्या धारणा है, ये अगर हमें जानना है, इस पर अगर हमें स्टडी करनी है, तो कौन सा रिसर्च यूज किया जाएगा? तो ऐसे केस में हम एथनोग्राफिक रिसर्च को यूज करते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च जो है वो हमें कल्चरल वैल्यूज के बारे में बताता है। अब हर कल्चर में हर चीज की अलग वैल्यूज होती हैं, तो कभी भी किसी कल्चर या किसी ट्राइब के बारे में बात की है, सो ऑलवेज गो फॉर एथनोग्राफिक रिसर्च। SPSS स्टैंड्स फॉर व्हाट? SPSS का क्या मतलब होता है? ये भी हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल स्टडीज। याद ही रखना है एज इट इज, उसके अलावा कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है। Which component enables your computer to permanently retain large amount of data? देखो कंप्यूटर में कौन सा एक ऐसा कंपोनेंट होता है, कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि डेटा को, जो भी हमारे फाइल्स है, गाने हैं, फोटोज हैं, जो डेटा है उसको परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में रहने की परमिशन देता है? सीपीयू। सीपीयू तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। ठीक है, रैम, स्टोरेज डिवाइस या फिर रोम। अब स्टोरेज डिवाइस में यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में तो पेन ड्राइव भी आ सकती है, सीडी डीवीडी कुछ भी आ सकता है ना, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, कंपोनेंट बोला है तो सीपीयू भी नहीं होगा। अब बात आती है रैम और रोम की। अब रैम और रोम में जो रोम होता है ये होता है टेम्परेरी मेमोरी। ओके, सो नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, सो जो रोम होता है वो टेम्परेरी डेटा होता है। रैम, सॉरी सॉरी, रोम जो है वो परमानेंट। अरे देखो, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया, इसको आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। यहाँ पे परमानेंट पूछा है। ठीक है, जो परमानेंट डेटा होता है वो होता है रोम।
ठीक है, रोम जो है, एक बार अगर रोम डिवाइस में हम लोगों ने कोई भी डेटा स्टोर कर दिया, वो परमानेंट रहता है, लेकिन रैम में जो होता है ना, वो डेटा टेम्परेरी होता है, जो कि डिलीट भी हो सकता है। अब देखिए कई बार हमारा कंप्यूटर है या कंप्यूटर सबके पास अगर नहीं है, मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं। मोबाइल फ़ोन में कई बार क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ें हैं जैसे कि हमारी मल्टीपल टैब्स हम अपने फ़ोन में ओपन करते हैं, है ना? कि एक में जैसे इंस्टाग्राम चलाया, एक में फेसबुक चला रही हूँ, एक में स्नैपचैट चला रही हूँ, मल्टीपल टैब्स हैं। ये भी तो कहीं न कहीं मेमोरी को कैप्चर करके रख रहा है। तो जैसे ही अगर हम फ़ोन स्विच ऑफ करते हैं, उसके बाद वापस ऑन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे उन रीसेंट टैब्स में से डिलीट हो जाएँगी, क्योंकि वो रैम में स्टोर हुई थी, जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी है। रोम होती है परमानेंट मेमोरी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोम। अब यहाँ पर एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, फुल फॉर्म बतानी है, पेपर में ज़रूर आएगा। फुल फॉर्म बताइए रैम की और रोम की, अगर नहीं आता है, तो भी बोल दीजिए कि मैम फुल फॉर्म नहीं आती है, ताकि मैं आपको रिप्लाई करके कमेंट में ही बता सकूँ, ठीक है? और ज़रूर और भी जानकारी चाहिए तो ये 2 नंबर्स दिए हैं मैंने, इन पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन डज़ नॉट इंक्लूड, सो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब देखो जैसे ऑफिस में या कहीं पर बातें जो इधर से उधर फैलती है ना, गॉसिप जो होती है, कि मैंने आपको एक बात बताई, आपने एक और बात किसी और को बता दी, आपने किसी और को वो बात बता दी। ठीक है, टॉप सीक्रेट था, मैंने आपको बोला कि किसी को बताना नहीं है, आप ये चीजें आगे आगे बताते जा रहे हो लोगों को। तो ये होता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब ग्रेप वाइन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर पूछा है नॉट इंक्लूड। सो चेन तो होता है, मैंने आपको एक बात बताई, आपने आगे बता दी, तो ये आगे बता दी, ये आगे बता दी, ये चेन बन गई। ठीक है, गॉसिप होती है जो एक फालतू की बातें इधर उधर फैलती है ना, वो ग्रेप वाइन के अंदर आती है। मेटा कम्युनिकेशन भी इसी को बोलते हैं। तो क्या नहीं है, क्लस्टर सिस्टम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का एक पार्ट नहीं होता है। तो नोट पर ध्यान रखना था बहुत ज़रूरी, नहीं तो गलत हो सकता था ये सवाल, ठीक है? आगे है, which of the following is the best advantage of choice based credit system? So CBCS, ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 का क्वेश्चन है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अलाउ करता है इंप्रूविंग क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। क्या मतलब है? अब मान लो कि जैसे पहले होता था ना, किसी ने मेडिकल रखा है, किसी ने नॉन मेडिकल रखा है, कॉमर्स, आर्ट्स, ये अलग-अलग स्ट्रीम्स होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब मान लो मुझे मैथ पढ़ना है, मैथ के साथ मुझे हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, इसके साथ मुझे इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स भी पढ़ना है, ठीक है? साथ में मुझे आईटी भी पढ़ना है। तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या करता है कि अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी के सारे मार्क्स जो हैं वो क्रेडिट होंगे। और साथ ही अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह किसी दूसरे कॉलेज में सेकंड ईयर में चली जाती हूँ, तो मेरा फर्स्ट ईयर वेस्ट नहीं जाएगा। फर्स्ट ईयर का जो क्रेडिट स्कोर है, वो मेरे एक एक बैंक बन जाता है, एबीसी नाम का बैंक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इस बैंक में वो क्रेडिट मेरा स्टोर हो जाएगा, ताकि मैं जब किसी सेकंड ईयर में किसी दूसरे कॉलेज में जाऊँ, तो वो सारा क्रेडिट मेरा, सारे मार्क्स मेरे वहाँ पर ऐड हो जाएँ, मुझे वापस से फर्स्ट ईयर से ना पढ़ना पड़े। तो ये है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में जो पहली ओपन यूनिवर्सिटी है वो कब एस्टैब्लिश हुई थी, ये पूछा गया है। आगे आने वाले पेपर में फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982, 85, 88 या फिर 89। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर पर जाने से पहले आपको नाम बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश में बनी थी, जिसका नाम है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम सिंपली डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इस तरीके से भी लिखते हैं। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को ओपन यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट में दे रही हूँ, जिसमें आप देखोगे 1982 में फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी, नाम इसका यहाँ पर लिखा है। 1987 में उसके बाद सेकंड यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान में स्टैब्लिश हुई थी, दैट इज वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। अब इसमें एटलीस्ट आपको टॉप 5 से 6 यूनिवर्सिटीज के नाम, उनका स्टेट और ईयर पता होना चाहिए। पेपर में हो सकता है कि आपको 4 से 5 यूनिवर्सिटीज के नाम दिए हैं और आपको बोला गया है कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी से
न्यूएस्ट यूनिवर्सिटी में इनको अरेंज करो। तो ये क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ओडीएल सिस्टम ऑफ कंट्री कंसिस्ट ऑफ, ओडीएल का मतलब होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। सो ओपन सिस्टम जो है कंट्री में, उसमें आता है पहला इग्नू, दूसरा है स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज जिसको एसओयू के नाम से जाना जाता है, अगला है इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग एजुकेशन, और तीसरा है कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स इंस्टीट्यूशंस दैट इज सीसीआई। तो ये चार सिस्टम्स हैं जो कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग हमें प्रोवाइड करवाती है। न्याय सिलोजिज्म एम्प्लॉयज अ फॉर्मल 5 स्टेप आर्गुमेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा लॉजिकल रीजनिंग यूनिट नंबर 6 में से पूछा गया है। इसमें बोला है कि न्याय सिलोजिज्म जो होता है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। उन 5 स्टेप्स के नाम आपको यहाँ पर दिए हैं, प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपान्याय और निगमन। सो ये 5 नाम दिए हैं और साथ ही उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको ये लिस्ट को मैच करना है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं इसमें हमें पढ़ना था। आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि हेतु का क्या मतलब होता है। हेतु का मतलब होता है इंग्लिश में रीजन, और किसी भी चीज का रीजन हम कब देते हैं, जब हम उसमें बिकॉज ऐड करते हैं। अब आप बोलोगे कि आपने हमारा कोर्स क्यों ज्वाइन किया, तो मैं आप उसका रीजन बताएंगे, क्योंकि मैं पेपर क्वालिफाई करना चाहती थी। आपने टीचिंग प्रोफेशन क्यों चुना, क्योंकि, ये मैं रीजन दे रही हूँ, है ना, एक कारण बता रही हूँ। तो हेतु का मतलब रीजन होता है, और जिस भी स्टेटमेंट में हमें बिकॉज देखने को मिलेगा इसका मतलब है कि वो हेतु होगा। सो बी को सेकंड से मैच अगर हम करने जाते तो आप देख सकते हो बहुत आसानी से हमें आंसर मिल सकता था। राइट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देयर इज फायर ऑन द हिल, ये बोल रहे हैं कि पहाड़ी में आग लगी हुई है। ये क्या है, एक प्रतिजना है, हमने देखा है उस चीज को कि पहाड़ में आग लगी हुई है। आगे हेतु रीजन मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल कहाँ पर दिया जा रहा है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है वेदर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो एग्जाम्पल ये दिया है कि जहां पर भी धुआं होता है वहां पर आग होती है। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक बार एक पहाड़ी में एक घर में आग लगी थी, तो वहां से भी धुआं आ रहा था। तो ये उदाहरण हो गया, आसान है, सी को थर्ड से मैच कर दिया। आगे है देयर इज स्मोक ऑन द हिल, धुआं निकल रहा है पहाड़ी से, वो उपन्याय है कि एक स्टेटमेंट है जो हमें दिख रहा है। दस, दस का मतलब है कि हमने फाइनली यहाँ पर कंक्लूड कर दिया कि दस देयर इज अ फायर ऑन हिल। सो ये निगमन होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ बिकॉज से हम आंसर को ढूंढ सकते थे। स्टूडेंट्स, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। अभी हमने 2023 के पीवाईक्यूज देखे हैं, और भी क्वेश्चंस जो हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस स्टेट के या अदर स्टेट्स के होंगे, मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि कंटिन्यू करना है या नहीं। In which of the following types of हेत्वाभ्यास is the fallacy of an irregular middle term? सो ये भी हमारा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर बहुत बार पेपर में आया है। इसका करेक्ट आंसर है सत प्रतिपक्ष। ओके, सत प्रतिपक्ष, सॉरी। अब हेत्वाभ्यास क्या होता है, हेत्वाभ्यास बेसिकली फैलेसी होता है। फैलेसी का मतलब क्या है, डिफेक्ट है किसी स्टेटमेंट में, झूठ है। फैलेसी अभी हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा था, है ना। फैलेसी का मतलब होता है एक एरर, किसी भी स्टेटमेंट में अगर कोई एरर आ जाता है, चाहे जानबूझकर किया है या गलती से हो गया है, उसको फैलेसी बोल सकते हैं, और संस्कृत में उसको हेत्वाभ्यास बोलते हैं। ठीक है। It refers to a defect in an argument that cause it to be invalid। एक स्टेटमेंट मैंने बोल दी, लेकिन उस स्टेटमेंट में मैंने कोई गलती कर दी, एरर कर दिया, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हो सकता है कि हम गलत कंक्लूजन तक भी पहुंच जाएं। ठीक है। और बेसिकली देयर आर 10 टाइप्स ऑफ हेत्वाभ्यास। हेत्वाभ्यास कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 10 प्रकार के, जिसमें से सत प्रतिपक्ष जो है वो एक होता है। बाकी के जो 9 है वो ऑलरेडी हमने क्लासेस में पढ़े हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये ग्लोबल ऑनलाइन ऐप है, इस तरीके से प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कीजिए। यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग में जाकर के आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे।
The first Indian satellite for serving the education sector is known as what? सो इंडिया में पहला ऐसा सैटेलाइट जो कि एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करवाता था जिसका नाम था एडुसेट। ठीक है, एडुसेट इसका नाम था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में ये है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। एडुसेट का मतलब है एजुकेशनल सैटेलाइट। और ओके, ये फर्स्ट सैटेलाइट है फॉर सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर। इसको जी सेट 3 भी बोला जाता है। नाम याद रखना, लास्ट टाइम अगर एडू सेट बोला गया था, हो सकता है अगली बार सेम क्वेश्चन पूछा हो, बस ऑप्शन में आपको जी सेट 3 लिखा हो तो पता होना चाहिए। जियो सैटेलाइट 3, ठीक है। इट इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो। ये भी पूछा जा सकता है कि एडू सेट को किन्होंने लॉन्च किया, तो इसरो ने लॉन्च किया था सन 2000 में। इट इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट एक्सक्लूसिवली फॉर द एजुकेशनल सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनईपी 2020, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 100% इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द टाइमलाइन प्रोड्यूस्ड बाय एनईपी 2020 टू रेज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 50%? अब तो चलो पहले एक सवाल का जवाब मुझे देना है आपने कि ये जो एनईपी 2020 बोला है इसमें एनईपी की फुल फॉर्म क्या होती है। पेपर में आएगा ही आएगा सवाल, तो ज़रूर इसका आंसर दो। आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है गूगल सर्च करो, फिर मुझे कमेंट करके बताओ। इससे क्या होगा, जब सर्च करके लिखोगे ना तो पेपर में खुद याद आ जाएगा और चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो इसका टारगेट है 2035। एनईपी 2020 ने बोला था कि हायर एजुकेशन में 50% जो विद्यार्थी हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं, हायर एजुकेशन अपनी पूरी नहीं करते, प्लस टू तक पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका एटलीस्ट 50% बच्चा सन 2035 तक हायर एजुकेशन में एनरोल होना चाहिए हर साल, ये टारगेट इन्होंने रखा था। इन कम्युनिकेशन नेटवर्क द सर्कल नेटवर्क अलाउज। सो सर्कल नेटवर्क क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया एक व्यक्ति दूसरे से दूसरे इस तरीके से, ठीक है। सो इसमें सर्कल नेटवर्क क्या बोलता है, ये बोलता है एवरी मेंबर हैज इजी एक्सेस टू एवरी अदर मेंबर इन द ग्रुप। सर्कल नेटवर्क ये होता है, अगर ये व्यक्ति इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो इनसे भी कनेक्टेड होना चाहिए, इनसे भी कनेक्टेड होना चाहिए, इनसे भी और इनसे भी। सिमिलरली ये वाला व्यक्ति जो है वो इनसे भी कनेक्टेड हो, इनसे भी हो, इनसे भी हो और डायरेक्टली इनसे भी हो। हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होना इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन नेटवर्क का सर्कल नेटवर्क। ओके, नेप्टेल स्टैंड्स फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन का, इंपॉर्टेंट तो है ही, आसान क्वेश्चन भी है। नेप्टेल का मतलब है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, यहाँ पर एम्बेडेड लर्निंग है, यहाँ पर एनहांस्ड लेसन्स है, एनेबल्ड लर्निंग है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ऑलरेडी जो ऐप में वीडियोस हैं, ये ऑलरेडी जो हमने लास्ट मंथ पढ़ा था उसमें हमने ये कवर किया है। फिर भी अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पेपर से पहले लाइव क्लासेस हमारी फिर होने वाली हैं हायर एजुकेशन की, तो आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, वो भी ट्रिक्स के साथ। Which one of the following is considered as a distortion of downward communication? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, एक मान लो किसी कंपनी के मैनेजर हैं, वो किसी कंपनी के एक फ्रेशर एम्प्लॉय के साथ बात कर रहे हैं, उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, मैसेज ओवरलोड होता है। डिस्टॉर्शन यहाँ पर बोला है, विकृति कौन सी है, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में होता है मैनेजर को जैसे ज्यादा नॉलेज है, मान लो उन्होंने क्या किया, एक फ्रेशर व्यक्ति को जो बिल्कुल नए नए अभी कंपनी में आए हैं उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि फ्रेशर बंदा है, उनको समझ ही नहीं आ रही चीजें, तो वो मैसेज का ओवरलोड उन पर हो सकता है जिसकी वजह से वो थोड़ी सी चीज भी याद नहीं रख के सब भूल सकते हैं, है ना, ये होता है। तो इसमें एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं उम्मीद कर रही हूँ सब कुछ समझ आ रहा होगा।
स्टूडेंट्स अगर सेशन पसंद भी आ रहा है ना तो मुझे कमेंट करके बताते रहो ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और ऐसे ही सारे स्टेट्स के पीवाईक्यूज ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लेकर आऊं। The automatic process of catching or sharing another person's emotions by mimicking the person's facial expressions and other non-verbal behavior is known as what? ये बोला है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम किसी सामने वाले व्यक्ति के फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि मुंह के हाव भाव, उनके बोलने के तरीके से समझ आ रहे हैं कि क्या इमोशन है उनका, ठीक है, क्या वो फील कर रहे हैं। और या फिर नॉन वर्बल यानी कि इन्होंने वर्ड्स का यूज करके हमें नहीं बताया, हम उनकी भावनाएं वैसे उनके इशारों से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके मूड से समझ गए। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इमोशनल कंटेजिन। इसको क्या बोला जाता है? इमोशनल कंटेजन। याद रखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये इसी की डेफिनेशन है, इट इज द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ कैचिंग और शेयरिंग अनदर पर्सन्स इमोशन, कि कैसे हम उनके चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा, बोलने का स्वर पता चल जाता है ना कि कौन थोड़ा सा इस समय पे दुखी है, कौन खुश है, तो उसको इमोशनल कॉन्टेजन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in BHEL Bhopal, a special mechanism has been developed with an acronym MECOM. So it stands for what? So ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एमपी सेट में पीवाईक्यू आया है, इसीलिए भोपाल से रिलेटेड है। तो इससे आप बाकी स्टेट वाले स्टूडेंट्स को भी एक आइडिया मिलेगा कि आपकी स्टेट में से जो एक आधा बेसिक क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है। सो इसमें MECOM की फुल फॉर्म पूछी है, दैट इज मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द लेटर सीरीज गिवन बिलो। तो आपके पास लेटर सीरीज दी है, आपको इसको कंप्लीट करना है। तो ओ एम एन करेक्ट आंसर होगा। ये जो बीच में है ना, यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पर वैल्यू मिसिंग है। तो कैसे ये हुआ ये भी हम देख लेते हैं। पहला सेट हमें दिया है GEF। इसके लिए लेटर सीरीज के लिए स्टूडेंट्स आपको A से Z तक रूल पता होना चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए कि एम कौन से नंबर पर आता है, एफ कौन से नंबर पर आता है, ए से जेड में भी और जेड से ए में भी, ठीक है। उल्टी लेटर सीरीज में क्या होता है, जेड जो है वो नंबर 1 पर आता है, वाई जो है वो 2 पर आता है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, अभी समय है, आप याद करते रहिए, ठीक है। ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी बताई है, नहीं पता है, नहीं वो वीडियो देखी तो बता दो, मैं लिंक आपको दे दूंगी। सो देखो यहाँ पर क्या है, GEF पहली स्टेटमेंट है, KIJ दूसरी स्टेटमेंट है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इनकी जो जो पोजीशन है वो हमें डिफाइन कर देनी है। ये हमने लिख दिया 7 5 6 इस तरीके से। अब इसके बीच में रिलेशनशिप देखिए क्या है, इसमें बीच वाला टर्म और इसमें बीच वाला टर्म, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। देखो 5 और 9 प्लस 4 का रिलेशन है, इसकी तीसरी टर्म और इसकी तीसरी टर्म, समझ रहे हो। जैसे यहां पर मैं खुले में इसको लिख देती हूँ थोड़ा सा, KIJ बहुत आसान है। इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो रूल तीनों में सेम है। तो इसी तरीके से 4 के डिफरेंस में हम अगर हम K के बाद 4 वैल्यूज को ऐड करते हैं तो O आ जाएगा, ठीक है। I के बाद 4 वैल्यूज को ऐड करते तो M आ जाएगा, J के बाद 4 वैल्यूज को ऐड करते तो N आ जाएगा। सो आंसर मिल गया OMN, बहुत आसान है। इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट। सो यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग बोला है, इंडक्टिव रिसर्च नहीं बोला है, ठीक है। ये लॉजिकल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। सो इंडक्टिव रीजनिंग में डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये होता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। ओके, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर क्या होता है, द assumption इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर बट इट इज नॉट क्वाइट the same thing. The unity of nature refers to the idea that all parts of the natural world are interconnected and interrelated. Next question logical reasoning में से ही पूछा है, all birds are eggs, sorry all birds lay eggs, सभी पक्षी अंडे देते हैं। cows are birds, sorry crows are birds, crows lay eggs। so देखो ये क्या बोल रहे हैं, वेन डायग्राम से इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव क्या बताया था मैंने, डिड्यूस करना, डिड्यूस करना मतलब कम करना, डिडक्ट करना मतलब कम करना, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर हम आ रहे हैं। इसमें बोला है कि जितने भी बर्ड्स हैं वो सब अंडे देते हैं। अब बोल रहा है कि जो क्रो है
वो भी बर्ड्स का ही पार्ट है। ये सारे जो ये देखो, फिर शुरू से शुरू कर रही हूँ। ये मान लो ऑल बर्ड्स हैं, इसके अंदर सारे बर्ड्स हैं। सभी बर्ड्स जो हैं वो अंडे देते हैं, ये बोला है पहली स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है क्रोज आर बर्ड्स। बर्ड्स है ये सब, इसके अंदर क्रोज है, ये क्रो है, ये क्रो है, तो क्रो भी बर्ड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्रोज ले एग्स, तो क्रो भी एग्स देते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया डिडक्टिव रीजनिंग कि हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं और हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती जा रही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सो ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा होता है बेसिकली जिसमें हम डायरेक्ट कहीं से डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से डायरेक्ट इंटरव्यू ले रही हूँ, किसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पूछ रही हूँ, तो वो मैं खुद डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, वो खुद लोगों के बीच जाकर के डेटा कलेक्ट करते हैं। न्यूज़ पेपर वाले क्या होते हैं, वो भी खुद न्यूज़ लेकर के इकट्ठी करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं। तो वो प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा क्या है? उसी न्यूज़पेपर को निकाल कर अगर मैं नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूँ, तो वो सेकेंडरी डेटा है कि ऑलरेडी डेटा अवेलेबल था, वहीं से मैंने निकाला है और डेटा और उसको मैं आगे यूज कर रही हूँ। ठीक है। सो देखो, रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशन, जो बड़ी बड़ी कमेटीज हैं उसकी रिपोर्ट जो होती है वो प्राइमरी डेटा होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट पब्लिश होती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पब्लिकेशंस भी डायरेक्ट है, प्राइमरी डेटा है ये भी। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये भी प्राइमरी डेटा है। तो सेकेंडरी, ओके, नॉट बोला है, सॉरी, यहाँ पर नॉट बोला है। सेकेंडरी कौन सा नहीं है? ठीक है। डायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, मैंने आपको बताया ना, अगर किसी व्यक्ति से मैं डायरेक्ट इंटरव्यू लेती हूँ तो वो प्राइमरी डेटा है। अगर मान लो आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम ये बता दो कि पेपर वन की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, तो ये प्राइमरी डेटा आप लोगों ने इकट्ठा किया कि आपने बीच में कोई बुक नहीं ली, आपने किसी से रेफरेंस नहीं लिया, आपने डायरेक्टली मुझसे चीजें ली, न्यूज एंकर जैसे करते हैं। ठीक है। तो नहीं है कौन सा सेकेंडरी? ओरल इंटरव्यू नहीं है। इफ डेटा इज क्लासिफाइड एज 0, 10, 10, 20, 20, 30, तो ये एक सीक्वेंस दिया है, 0 से 10, फिर बोला है 10 से 20, फिर बोला है 20 से 30। ये जो डेटा होता है इसको एक्सक्लूसिव मेथड बोलते हैं। ठीक है। अगर इसी चीज को ऐसा लिखा होता जैसे 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 और 10 से 0, ऐसे अगर दिया होता तो वो इंक्लूसिव होता। ठीक है। Which of the following is not a type of two-dimensional diagram? Not a type of two-dimensional diagram. अब स्क्वायर डायग्राम है, ठीक है। पाई डायग्राम क्या होता है? इस तरीके से होता है ना। रेक्टेंगुलर डायग्राम या हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम जो है वो टू डायमेंशनल नहीं होता है। बेसिकली हिस्टोग्राम में टू डायमेंशंस नहीं होते हैं। The value of median is determined graphically with the help of the graph known as what? So it is known as ogive curve, ogive curve या बोलते हैं इसको, या ogive curve बोलते हैं। That is your cumulative frequency curve. ये भी research aptitude में ही हम पढ़ेंगे। नेम ऑफ द डिवाइस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर, ये देखिए कौन सा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती है बाय मींस ऑफ टेलीफोन लाइन। किसके थ्रू? टेलीफोन लाइन के थ्रू। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मॉडेम की बात की जा रही है। जब भी टेलीफोन लाइन के थ्रू, जो आपके घर में लैंडलाइन नंबर्स होते थे ना, ठीक है, उनके थ्रू जब कनेक्शन दिया जाता है इंटरनेट का, ठीक है, सो उसको हम मॉडेम के थ्रू ही कनेक्ट कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन इन इंटरनेट सिस्टम? नॉट पूछा है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है। सर्च इंजन कौन सा नहीं है? अपोलो नहीं है। गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी है, डॉगपाइल भी है। सो सर्च इंजन क्या होते हैं, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है, आगे भी हम लाइव क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। ठीक है। What rank does India hold globally with respect to net gain in average annual forest area between 2010 to 20? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। रैंक पूछा है इंडिया का 2010 से 20 के बीच में। अब अपडेटेड डेटा के हिसाब से 2020 और 30 का डेटा पूछा जा सकता है। As per the Central Electricity Authority, the combined share of solar and wind energy, solar energy और wind energy का जो combined share है, total projected optimal mix of installed capacity for 2029 से 30 के बीच, ये है 60
पॉइंट, ये कॉमा नहीं होगा, ये पॉइंट है, ठीक है, 60.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन है। मैं बता चुकी हूँ कि एसडीजी और एमडीजी चैप्टर 1 में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि इट हैज 20 गोल्स एंड 180 टारगेट्स। नो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 20 गोल्स नहीं होते हैं। कितने होते हैं, ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ क्वेश्चन। बताओ एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास के लक्ष्यों में कितने गोल्स होते हैं। गोल्स भी याद होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ गोल्स भी पता होना चाहिए आपको, टारगेट्स भी पता होना चाहिए, उसके सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड है, इट वाज अडॉप्टेड इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015, बिल्कुल सही, ठीक है। सितंबर 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था और 15 साल का ही टारगेट इसमें दिया है, यानी कि सन 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, इसके गोल जितने भी हैं, उद्देश्य जितने भी हैं, उनको हमें पूरा करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है। तो ये आ गया हमारा करेक्ट उत्तर। Which of the following is not covered under Environment Protection Act 1986? सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सी चीजें नहीं आती। देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस नॉट में पूछे गए थे इस पेपर में। ये वाला पेपर जो है ना, ये एमपी सेट का है 2030 का। सो कोस्टल रेगुलेशन जोन इसमें नहीं आता, ठीक है। बाकी सब आते पेपर में। अब अगली बार पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बोला है कि ये 19 दिसंबर 1993 से एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। काम में आना शुरू हो गया था, सही है। इट इज वन ऑफ द पार्टीज, इंडिया इज वन ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन। ऑब्वियसली इंडिया पार्ट है, इसीलिए हमसे ये पेपर में पूछा जा रहा है ना, तो ये भी सही है। सो ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर सही है। इसके अलावा 3 ऑप्शंस वाला पार्ट क्वेश्चन कहीं भी नहीं है, तो हमें आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। सो एज इट इज क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं, थोड़े घुमा फिरा कर भी आ सकते हैं, तो आपको एक आइडिया प्री वाई क्यू से मिलेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ये मिला होगा कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।